नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। हम अक्सर आपको कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन आज हम फेक न्यूज वाले वायरस के उस वेरिएंट की बात करेंगे जिसने भारत में ट्विटर की इम्यूनिटी को खत्म कर दिया है। नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर ने देश में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए हर पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेताओं समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर बुजुर्ग की पिटाई के मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। आरोप यह है कि सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यानी अब तक जो ट्विटर इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा होने की वजह से ऐसे मामलों में बच जाता था, अब उस पर सीधे कानूनी मामले दर्ज होने लगे। ये एक बड़ा बदलाव है और इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है देश के आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर हम कहें कि आपने ट्विटर की इम्यूनिटी छीन ली, ट्विटर की कानूनी एंटीबॉडीज नष्ट कर दी, ऐसा क्यों? देखिए श्वेता, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने कुछ नहीं किया है, कानून ने किया है। आपके दर्शकों के लिए बताना जरूरी है कि 25 फरवरी को हमने नई गाइडलाइन बनाई, जिसके अंतर्गत आपको एक शिकायत के निवारण के लिए एक ग्रीवांस ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर बनाना था, ताकि आपके जो सैकड़ों करोड़ आपके यूजर्स हैं टोटल सोशल मीडिया के, अगर किसी की फेक न्यूज हो, किसी महिला को गलत तरीके से पेश किया जा रहा हो, बाकी हो, किसी जर्नलिस्ट को डिफेम कर रहे हैं, आतंकवाद को, तो उसके खिलाफ कोई शिकायत कर सके। बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज में ट्विटर भी, जिनके 50 लाख फॉलोअर्स हैं, उनको 3 महीने का वक्त दिया। ये 26 मई को समाप्त हो गया, 25 मई को। इसके बाकी लोगों ने पालन कर लिया, इनको अपॉइंट कर दिया। अब हमने ट्विटर को एक लास्ट मौका दिया गुडविल जेस्चर के रूप में कि आप पालन करें। तो उन्होंने कहा हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए। कभी एक वकील को बना दिया, जबकि कानून है कि आपका अपना एम्प्लॉय होना चाहिए। फिर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं। कल तक कोई कंप्लायंस ऑफिसर नहीं था। तो इसके बावजूद 1 हफ्ते की मियाद खत्म होने के बाद नए गाइडलाइन के रूल 7, ध्यान रखिए, रूल 7 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आईटी एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत इसका असर होगा। जो आपने बताया एग्जम्पशन की बात, कि आप प्लेटफॉर्म हैं, तो अगर कोई गलत सलत बात करता है तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। और दूसरा, भारत की पेनल लॉज के प्रति भी उत्तरदायी है। तो रविशंकर प्रसाद या सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह कानून के परिणाम के अनुसार हुआ है। तो क्या भारत में ट्विटर के दिन पूरे हो गए हैं, क्या हम ये माने? क्योंकि अंतिम जो मौका दिया गया था उसे नहीं अगर पूरा किया, और इस जो एफआईआर है उसका क्या निष्कर्ष समझे? देखिए, पहले एफआईआर को मैं अलग से बोलूंगा। वैसे भी ज्यादा मेरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कानून मंत्री हूं। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करना भी चाहिए। पहले एक बड़े सवाल को समझिए। मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा था, आज दोहरा रहा हूं, सोशल मीडिया भारत में अपना व्यापार करने के लिए आजाद हैं। लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, बाकी का उपयोग करते हैं, कू इत्यादि का। अच्छी बात है। उन्होंने भारत के राजनीति में आम जनता को एम्पावर भी किया। वो सवाल पूछते हैं, खूब पूछते हैं, तीखे भी पूछते हैं, कभी कभी गाली भी पढ़ते हैं। आज कुछ प्रायोजित गाली रविशंकर प्रसाद को भी पड़ रही है, ऐसा मुझे बताया गया है, उसका भी स्वागत है। वो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं, वो भी करें, हमारी सरकार की करें। लेकिन आप मुझे यह बताएं कि भारत का कानून आप क्यों नहीं मानेंगे? भारत का संविधान आप क्यों नहीं मानेंगे? अगर भारत के आईटी कंपनियां अमेरिका जाके व्यापार करती हैं तो अमेरिका का कानून मानती है कि नहीं मानती है? अगर भारत की दवा बनाने वाली कंपनी अमेरिका जाके अपना प्लांट सेटअप करती है तो वहां का कानून मानती है कि नहीं मानती है? तो भारत भी एक लोकतंत्र है श्वेता, संविधान है, परंपरा है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आप मुझसे मीडिया आजाद है, कड़े कड़े सवाल पूछ रही है ना, तो भारत का कानून भी मानना पड़ेगा। तो मोटी बात श्वेता यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई का भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। डिजिटल सॉवरेनिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने लद गए श्वेता, और यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पैसा मुनाफा भारत में कमाएंगे, कानून अमेरिका का पालन करेंगे। यह क्या हो रहा था? किसी महिला को शिकायत है, किसी व्यक्ति को शिकायत है, नहीं हम कुछ नहीं करते, अमेरिका जाकर शिकायत करो, ऐसा कैसे चलेगा? तो हमने कानून उसके लिए बनाया है। अब जहां तक आपने गाजियाबाद के केस की बात की है, मैं इतना ही कह सकता हूं
कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट था, सांप्रदायिक तनाव उन्माद फैलाने वाला ट्वीट था। क्या ट्विटर का यह काम नहीं है कि वो इसकी देखभाल करें कि उचित है, हमें ट्वीट रिट्वीट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? आप कुछ को कहते हैं कि वो मैनिपुलेटेड मीडिया है, वो भी आपका अधिकार है। तो यहां पर इसके बारे में आपकी कोई तहकीकात नहीं करनी थी। और यहीं पर फिर वो बड़े सवाल उठाऊंगा जो शायद आपके साथ उठा चुका हूं कि अमेरिका के कैपिटल हिल पे हमला होता है तो आप तो रोक देते हैं, सैकड़ों का अकाउंट बंद कर देते हैं, वहां के उस समय के राष्ट्रपति का भी बंद कर देते हैं। लेकिन जब भारत के लाल किले पर हमला होता है किसानों के आंदोलन में, आतंकवाद समर्थक नंगी तलवार लेके क्या क्या करते हैं आपने टीवी चैनल पर खूब दिखाया है। सैकड़ों पुलिस वालों को 20 फीट नीचे कुएं में धकेल देते हैं, वो घायल हो जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। तो आप कहते हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी है? ये कौन सा दोहरा मानक है? आप लद्दाख को चीन का अंग बता करके मैप दिखाते हैं ट्विटर पर, हमें 10 दिन 12 दिन कोशिश करनी पड़ती है उसको हटवाने के लिए। ये नहीं चलेगा। रविशंकर जी, अभी भी हमने देखा है कि किस तरीके से किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही जरूरत पड़ी, लेकिन गूगल ने अपनी तरफ से एक पूरी लंबी प्रक्रिया बता दी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, जबकि जरूरत हिंदुस्तान की वाजिब उस मामले में। ट्विटर के ही मामले को अगर हम ले लें तो ऐसी क्या शर्तें हैं जिन्हें मानने में ट्विटर को इतनी दिक्कत हो रही है? ये सवाल आप मुझसे ना पूछिए, सवाल उनसे पूछिए ना आप, कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को स्थापित करने में इतना वक्त क्यों लगा? आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करने में क्या परेशानी है? आपको एक नोडल ऑफिसर को बनाने में क्या परेशानी? इन सबों के रहने का इंतजाम हिंदुस्तान में हो, उनका फोन नंबर ईमेल आम आदमी यूज कर सके। क्या इनके अपॉइंट करने में कोई यूपीएससी की आईएएस आईपीएस की परीक्षा का आयोजन करना है क्या? कौन सी बात है? हमने ये भी कहा ठीक है, आपको रेगुलर की नियुक्ति करना है तो आपको समय लगेगा तो आप इंटरिम को ही नियुक्त कर दीजिए। उसके लिए हमें चिट्ठी पर चिट्ठी लिखना पड़ता है, वो जवाब पर जवाब देते रहते हैं। उसके लिए हमको उनसे अंतिम बार गुडविल जेस्चर में, मैंने ही वो निर्णय किया था, हमारे कई पदाधिकारी तब इनका खत्म हो गया, हमने एक बार गुडविल जेस्चर में लास्ट इनको बात कहो। तो देखिए फिर ये सवाल है कि उनसे अमेरिका में, अभी तो आपको याद होगा कि अमेरिका ने, आपके ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, कनाडा ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया था ना कि इन मामलों में आपको सोर्स बताना पड़ेगा, और कई जगह ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अब मैं उस कानून का जिक्र नहीं करूंगा, काफी कुछ जानता हूं। तो सिर्फ भारत में ही आप एक दूसरे मानक को चलाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन इस कार्रवाई में राजनीतिक प्रोपेगेंडा वाला एंगल है रविशंकर जी, विदेशी मीडियम वाला एंगल है, या ट्विटर ने जो बीजेपी नेताओं के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड कंटेंट वाला लेबल लगाया था उसका करारा जवाब देने वाला एंगल है? कोई एंगल नहीं है। सब मैं 25 फरवरी को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाइडलाइन बनाई थी तो एक अचानक बनाई थी क्या श्वेता जी? सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय थे 2018 में प्रांजला केस में कि महिलाओं की और नग्न तस्वीर दिखाना बंद करो, कानून बनाओ, और फेसबुक के केस में सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस तरह से जो व्हाट्सएप पर हिंसा इत्यादि को फैलाने वाले मैसेज वायरल होते हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। 2018 में राज्यसभा में स्पेशल डिबेट हुई थी और सारे सांसदों ने बिन एक मत से कहा कि रविशंकर जी कार्रवाई करने का आश्वासन दीजिए आप फेक न्यूज पर जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, बाकी कुछ पर। तो मेरा बाकायदे रिटन स्टेटमेंट है। वेंकैया जी ने राज्यसभा की कमेटी बनाई, उसमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज पर उनकी रिपोर्ट आई। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संसद का निर्देश, बाकी वाइड कंसल्टेशन, आप लोग की चिंता, तो ये 3-4 साल से चल रहा था। ये कोई अचानक नहीं हुआ है जो आपने कहा कि हमने किसी को टारगेट करने के लिए किया है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, कोई कुछ भी कहे, ये हमने भारत की जनता के हित में किया है और उनको अपने शिकायत के निराकरण करने का अवसर दिया है। आप मुझे ये बताइए, छोड़िए हम लोग की तो रोज आलोचना होती है, आजकल आप लोग ट्रोल होती है कि नहीं श्वेता मैडम, मुझे बताइए तो जरा सा। और कितने भद्दे तरीके से ट्रोल होते हैं जर्नलिस्ट लोग, मुझे मालूम नहीं है क्या? आजकल तो जजेस ट्रोल हो रहे हैं। एक नया व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, उसके प्रतिस्पर्धियों ने इतना अधिक उसके खिलाफ कैंपेन करा दिया कि वो खड़ा होने के पहले ही गिर जाता है। तो इसका निराकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आजकल तो देश में फेक न्यूज का आलम यह है श्वेता जी कि आप लोग सब लोग फैक्ट चेकर रखती हैं, कहती हैं ये फेक न्यूज है, दिखाती है ना सोशल मीडिया के बारे में। तो ये सारे मानक हैं, तो आप उसका पालन नहीं करेंगे। और मैं फिर आ रहा हूं गाजियाबाद की घटना पर, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन अगर ये सही है कि वो घटना फेक है या जिस तरह से उत्तेजक दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत किया गया, तो ट्विटर की ये समझदारी क्यों नहीं होनी चाहिए कि हम इसमें एक जिम्मेदारी के भाव का आचरण करें? ये बड़े सवाल हैं, इसका उत्तर होना पड़ेगा। क्योंकि फैक्ट चेक में बायस की बात आपने पहले भी की, तो आज हम समझना चाहते हैं कि क्या भारत फेक न्यूज के खिलाफ ठीक से लड़ पा रहा है? और साथ ही एक आरोप भी जो लगते हैं कि फेक न्यूज के जरिए समाज में अशांति फैलाने के आरोपों पर जो कार्रवाई होती है वो सिलेक्टिव है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फेक न्यूज के बारे में आपने अच्छा किया सवाल पूछा श्वेता। हमारा एक कहना बहुत साफ है कि आपने फेक न्यूज को परखने के लिए एक फैक्ट चेकर की टोली बना रखी है। ये फैक्ट चेकर कौन है, इनको आप चुनते कैसे हैं? अगर आपके देश भर में सारे सोशल मीडिया के 100 करोड़ से अधिक हमारे देश के लोग उपयोग कर रहे हैं, तो आप बताएंगे नहीं कि आपके टिप्पणी और आवाज की परख करने के लिए ये लोग हैं, इनका ये एंटीसीडेंट है? क्या में सच्चाई नहीं है कि ट्विटर के बहुत सारे फैक्ट चेकर वो हैं जो नरेंद्र मोदी के आलोचक नहीं है, नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, घृणा हेट करते हैं, वो सारे उनके पब्लिक डोमेन में है, उनके कमेंट्स वगैरह। तो क्या आपके फैक्ट चेकर वही होंगे? तो फिर आपकी न्यूट्रलिटी कहां गई? तो फिर आप तय कर लीजिए कि आप प्लेटफॉर्म हैं कि आप मीडिया हाउस हैं। तो आप संपादकीय लिखिए, आपका स्वागत है। तो फिर प्लेटफॉर्म की इम्यूनिटी की बात मत करिए। मैं फिर कह रहा हूं, आलोचना करिए, खूब करिए, संपादकीय लिखिए। अब श्वेता जी, हमको अगर देश की जनता आशीर्वाद देती तो हम क्या करें? अब आजकल तो कुछ लोग ट्विटर से ही राजनीति कर रहे हैं, हा? और ट्विटर की पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, उनको भी करने दीजिए। पर ट्विटर का जो सुरक्षा कवच छीन गया है रविशंकर जी, क्या वो उसे फिर से हासिल कर सकता है? आपने पहले चांस दिया था, लेकिन ट्विटर को कोई दूसरा चांस देने वाले हैं, या वैसे ही चलेगा? देखिए, अब ऐसा है कि ये तो कानून अब आ गया इफेक्टिव, है ना। अब आपके इस हाइपोथेटिकल सवाल का तो अभी मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा ना। हाँ? हमने आपको बताऊं, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे विभाग के पदाधिकारियों का यह मानस था कि सर, हमने दूसरे ने कंप्लाई कर दिया, ये नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब है? तो हमने कहा नहीं, एक बार गुडविल जेस्चर में अच्छे भाव से लास्ट चांस दो, और ये लिखा हुआ था, बाय वे ऑफ गुडविल जेस्चर आपको एक मौका और दिया जा रहा है। अब देखिए, आप हमारी एक सोच देखिए, हम कितनी सकारात्मक सोच रखते हैं। कानून में यह भी लिखा हुआ है कि आपको भारत में अपना दफ्तर खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमें दफ्तर खोलने के लिए थोड़ा आरबीआई क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, उस पर हम अभी इंसिस्ट नहीं करेंगे, आप लीजिए, लेकिन जल्दी करिए। तो हमारा मन बहुत ही साफ और खुला हुआ है, सहयोगात्मक है। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण इसको इंप्लीमेंट करने का ही नहीं है, श्वेता, मैं फिर आपसे एक बड़ी बात कह रहा हूं, हमको इसके लिए गाइडेंस की जरूरत क्या थी? एक महिला रोती हुई मेरे पास आती है विभाग में, कहती है कि मेरी बेटी के एक्स बॉयफ्रेंड उसकी पूरी इंटीमेट फोटो वायरल कर रहा है। तो मैं क्या कहूं, अमेरिका जाओ, जैसा ट्विटर कहता है, उनका दफ्तर के पास जाओ। कहा हमें कोई पावर नहीं है, अमेरिका। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? खाली व्यापार यहां, मुनाफा यहां, कानून अमेरिका का। तो फिर कहूंगा श्वेता, ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना अब बहुत पुराना हो गया। ये है बड़े सवाल। पर आपके विरोधी कहते हैं कि ट्विटर पर निशाना लगाकर आप उस पे लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर को सरकार के इशारों पर काम करने के सिग्नल दिए जा रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, मुझे यह बताइए कि मोदी जी की आलोचना आज से हो रही है क्या? 20 साल से हो रही है ना? हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। हमारी भी होती है ना, आपकी भी होती है। जनता सवाल पूछती है, पूछने दीजिए, हमने रोका है क्या? और श्वेता, बहुत विनम्रता से कहूंगा, नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्रियों को अपनी राजनीति करने के लिए ट्विटर के सहारे की जरूरत नहीं है। हम जनता के बीच काम करते हैं, जनता के विकास के लिए काम करते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। और गलवान के घटना के 1 साल पूरा हुए और आपने जिस तरह से उस घटना को कवर किया है, आज मैं आपके चैनल पर आपकी प्रशंसा करूंगा। मुझे बताइए, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो गलवान घाटी में जितनी हिम्मत और
मजबूती के साथ, साहस के साथ हमारी सेना ने वहां पर अपनी धाक दिखाई, वो हो सकता था क्या? हम इसमें विश्वास करते हैं और ऐसे ही करेंगे। ये बात आपसे हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। रविशंकर जी, अंतिम सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूं कि मौजूदा परिस्थिति में अगर हम देखें तो अब ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया के लिए भारत सरकार की शर्तें क्या है, टू डू लिस्ट क्या है? अगर इसके बाद ट्विटर भारत से जाने का मन बनाता है तो क्या आप इसके लिए भी तैयार हैं? देखिए, हम उनके सलाहकार नहीं हैं, इस बात को समझ लीजिए। उनका क्या बिजनेस मॉडल है, उनकी क्या नीति है, उनकी क्या रणनीति है, ये सलाह देना मेरा काम नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, भारत आज़ाद है। क्या ट्विटर, क्या व्हाट्सएप, क्या गूगल, क्या लिंक्डइन, क्या कू, सब भारत में व्यापार करें, जनता को तीखे कड़े सवाल पूछने का अवसर दें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भारत के नियम, भारत का संविधान मानना पड़ेगा। यही तो हम कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी हम बड़ी बात कह रहे हैं भाई? ये हमारा सीधा सवाल है, ये आपसे हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। हम किसी को भारत में रोकने के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल, जान लीजिए। इसीलिए, और मैंने कहा, और एक बात मैं आपको और कह दूं, शायद क्लैरिफाई करना जरूरी है कि व्हाट्सएप के मामले में देश का आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद आज तक के माध्यम से श्वेता सिंह के प्रोग्राम में सारे व्हाट्सएप के यूजर्स को आश्वस्त करना चाहता है कि वो आराम से व्हाट्सएप मैसेज दें, पति अपनी पत्नी को दे, व्यापारी अपने कस्टमर को दे, वकील अपने मुवक्किल को दे, डॉक्टर अपने पेशेंट को दे, जर्नलिस्ट अपने सोर्स को दे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो करना हो करें, हम बिल्कुल नहीं रोकने वाले। हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं? हम अपेक्षा ये कर रहे हैं कि अगर ऐसा मैसेज जिससे दंगा होता है, जो वायरल है ऑलरेडी कंटेंट, हम छुपा नहीं रहे हैं, जिससे हिंसा होती है, मॉब लिंचिंग होती है, एक महिला की नग्न तस्वीर दिखाई जाती है, एक बच्चे के साथ शोषण होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये खुराफात किसने शुरू की। और अगर सरहद के पार से ये मैसेज आया वायरल, तो उसको हिंदुस्तान में पहले किसने शुरू किया? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। और जबकि जिसके लिए कोई लास्ट स्टेप होगा, तो ये तो हमने बहुत ही सोच समझकर विचार करके इसको बनाया है, और मुझे लगता है कि देश की जनता समझती है कि उनके हित में है। रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अगर हम सीधे तौर पर देखें तो ट्विटर को पहली बार पता चला है कि भारत की ताकत क्या है, पहली बार उसे एहसास हुआ है कि भारत क्या कर सकता है, पहली बार ट्विटर को पता चला है कि उसकी मन मर्जी अब नहीं चलेगी। अब तक वो भारत को हल्के में ले रहा था, उससे 25 मई तक नए आईटी नियमों का पालन करने को कहा गया। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी ट्विटर मामले को टालता रहा, आनाकानी करता रहा, और अब तक नियमों का पालन नहीं किया है उसने। ट्विटर से भारत में अपने 3 अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने को कहा गया। ट्विटर ने इसका पूरी तरह पालन नहीं किया। ट्विटर से यह कहा गया कि ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे शिकायत पर 24 घंटे के अंदर अधिकारी ध्यान दें और 15 दिन के अंदर शिकायत पर एक्शन लिया जाए। ये ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर से यह कहा गया कि वो फेक न्यूज को रोकने और कंट्रोल करने में मदद करे, गैर कानूनी और भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन ले, लेकिन यह भी ट्विटर ने नहीं किया और अपनी मनमानी की। ट्विटर की यह मनमानी गाजियाबाद के मामले में भी दिखी, जहां अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग को कुछ लड़कों ने पीटा था। यह आरोप लगाए गए कि हिंदू लड़कों ने मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटी और उससे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। ट्विटर पर भी कुछ नेताओं, कुछ पत्रकारों और कुछ फैक्ट चेकर्स ने इसे वायरल किया, लेकिन बाद में पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद के मामले में जो बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं वो सरासर गलत है। पुलिस के अनुसार मामले का सच कुछ और ही था, क्योंकि न जय श्री राम के नारे लगवाए गए, न वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। पिटाई का यह मामला आपसी विवाद का था। मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने वालों में मुस्लिम लड़के भी शामिल थे, इसीलिए इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था। लेकिन सच्चाई को जाने बिना ही ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की पोस्ट की गई, जिससे इस घटना को धार्मिक एंगल दिया गया और ट्विटर ने इस पर कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं की, जिस तरीके से अक्सर वो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया करता है। ये धार्मिक भावनाएं भड़काने, नफरत फैलाने और समाज की शांति भंग करने का मामला है। इसीलिए इस मामले को धार्मिक एंगल देने वाले पोस्ट को लेकर कई नेता और पत्रकारों के साथ साथ ट्विटर और ट्विटर इंडिया पर गाजियाबाद में एफआईआर हो गई। ट्विटर इसलिए इसमें फंस गया क्योंकि उसने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया था और उसका कानूनी संरक्षण छिन चुका था।
ट्विटर से इंटरमीडियरी का दर्जा छीन लिया गया। ये इंटरमीडियरी वो होते हैं जिन्हें आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा मिली है। इसमें किसी थर्ड पार्टी की आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होते और ऐसे किसी भी केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पार्टी नहीं बनाया जाता है। लेकिन इंटरमीडियरी का दर्जा हटने के बाद ट्विटर अब कानूनी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर अब उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि गाजियाबाद के मामले में हुआ है। सरकार के साथ ट्विटर का ये टकराव नया नहीं है। ट्विटर ने पिछले साल की अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत उन 5 देशों में शामिल है जो विवादित पोस्ट हटाने के लिए सबसे ज्यादा निर्देश देता है। इसके बाद 26 जनवरी की हिंसा को लेकर टकराव तब बढ़ गया जब सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए। ट्विटर ने शुरुआत में इन आपत्तियों पर ध्यान दिया, लेकिन 6 घंटे बाद ही ब्लॉक अकाउंट्स बहाल कर दिए। इसके बाद टकराव लगातार बढ़ता गया। फिर फरवरी में नए आईटी नियम आ गए जिसके पालन के लिए 3 महीने का समय दिया गया। लेकिन नियम मानने की जगह ट्विटर खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का मसीहा बताने लगा। अब जब ट्विटर पहली बार भारत के कानून के नीचे आया है तो यह साफ है कि वो अपनी मनमानी वाली उड़ान जारी नहीं रख सकता। ट्विटर अब क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। वो भी क्या दिन था, मुलाकात थी, मुस्कुराहट थी, हंसी मजाक था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी। लेकिन 3 साल भी नहीं बीते, तलवारें चलने लगी। भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। तो क्या भारत में ट्विटर के दिन पूरे हो गए हैं? क्योंकि कानून तो ट्विटर ने माना नहीं। कानूनी कवच भी तब चला गया जब गाजियाबाद केस में एफआईआर हो गई। ये कोई धार्मिक उद्देश्य से की गई, इसके पीछे जो भी व्यक्तिगत कारण था वो स्पष्ट रूप से निकल आया। हमने जब इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को स्टडी किया तो उसमें भी पाया कि हाँ, ये घटना के जो सीक्वेंस बताए गए हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं और ये लोग अज्ञात नहीं है, एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं। घटना का कोई जंगल में होना नहीं पाया गया, बल्कि कोई कम्युनल एंगल नहीं था। बिल्कुल कोई कम्युनल एंगल नहीं। अभी मैंने बताया कोई भी धार्मिक इसका एंगल, कम्युनल एंगल, सांप्रदायिक नहीं निकल के आया। और सही गलत जो भी रीजन उन्होंने बताया, उस रीजन के चलते उनके द्वारा ये मारपीट की घटना की गई, जिसमें हम लोग ने एक्शन लिया, 3 लोगों की गिरफ्तारी करी, 6 लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। तो ऐसे में इस पूरे इवेंट को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रखा गया वो गलत नियत के चलते रखा। इसीलिए हमने कल एक एफआईआर जो दर्ज करी उसमें 7 लोगों के खिलाफ हमने नामजद और ट्विटर इंडिया के खिलाफ हमने एफआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट किया है। अभी भी हमको लगता है इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको हमारी टीम स्टडी और ट्रैक कर रही है। ट्विटर और ट्विटर इंडिया के खिलाफ ये देश में पहली एफआईआर है। पहली बार ट्विटर कानूनी शिकंजे में आया है, जिस पर पहले उसे छूट मिल जाती थी। लेकिन ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया तो कानूनी संरक्षण खत्म हो गया। कानूनी कार्रवाई से अब वो बच नहीं सकता था। गाजियाबाद के मामले में ट्विटर ने फेक न्यूज फैलाने वाले ट्वीट नहीं हटाए तो एफआईआर हो गई। ट्विटर जो है एक कंपनी है और भारत में अगर उसको रहना है तो संविधान कहना है। भारत के कानून से ऊपर ट्विटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्विटर को मौका दिया गया था कि जो नए इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके तहत वो कंप्लायंस करे और जो उसके अधिकारी हों वो भारत में हों। उन्होंने फैसला किया कि हम भारत के कानून और संविधान से ऊपर है, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो जो सुरक्षा कवच मिलता है प्लेटफॉर्म होने का, उनके पास से हट गया। फर्जी तरीके का वीडियो लोड किया गया था। उसमें एक तरह से हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई थी। जब वो सच खुल गया तो स्वाभाविक है कि ट्विटर को उसको वीडियो को हटा देना चाहिए था। नहीं हटा होगा, इसलिए उस पर मुकदमा लिखा गया। गाजियाबाद के मामले में जिस तरह से ट्विटर पर वीडियो वायरल हुए, जिस तरह से एक निजी मामले को धार्मिक रंग दिया गया, जिस तरह से नफरत और तनाव फैलाने वाली पोस्ट की गई, लेकिन जिस तरह से बाद में यह मामला कुछ और निकला, उससे ट्विटर पर सवाल उठे। क्योंकि सब जानकर भी ट्विटर ने अपने स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया, अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने दिया। इसे ट्विटर की मनमानी कहा गया।
क्योंकि जो ट्विटर फैक्ट चेक को लेकर बहुत उत्साह दिखाता है, वो गाजियाबाद जैसे फर्जी मामलों में किसी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम रहा। सरकार ने कहा कि ट्विटर किसी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से दे देता है। ये फेक न्यूज से लड़ने में ट्विटर की मनमानी है। भारत जैसे देश में सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। फेक न्यूज के खतरे बड़े हैं, इसे रोकना ही नए आईटी नियमों का मकसद था, लेकिन ट्विटर ने इसका पालन नहीं किया। ट्विटर की मनमानी नई नहीं है, ट्विटर का सरकार से टकराव नया नहीं है, लेकिन पहली बार ट्विटर फंसा है तो अब ट्विटर क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। नियमों के पालन में देरी पर ट्विटर ने नई वजह बताई है। ट्विटर ने कहा है कि वो भारत में अपना लोकल ऑफिस बना रहा है, इसके लिए वो भारत में अपने कंसल्टेंट्स की सलाह ले रहा है। इसी की वजह से नए आईटी नियमों के मुताबिक एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने में देरी हुई है। ट्विटर ने कहा कि उसे ये सलाह मिली है कि स्थायी तौर पर कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने से पहले एक स्थायी ऑफिस बनाना जरूरी है। हालांकि उसने एक अंतरिम कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। यह सब ट्विटर को करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कानूनी पचड़े में ट्विटर के लिए मुसीबतें बढ़ती ही रहेंगी। ये गाजियाबाद मामले से क्लियर हो चुका है और ट्विटर को यह मैसेज मिल गया है कि अब बात सिर्फ कहने सुनने तक नहीं है, एक्शन हो चुका है। वो अपनी मनमानी से नहीं चल सकता, भारत में रहकर वो अपना कानून नहीं चला सकता। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तक बहस इस बात पर थी कि कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर है, लेकिन आज एक नई बहस शुरू हो गई। इसका विषय है कोरोना वैक्सीन शाकाहारी है या मांसाहारी। इस बहस को जन्म दिया कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने, जिन्होंने एक आरटीआई की कॉपी शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि एक आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होता है, जिसे 20 दिन से कम उम्र के बछड़े को मारकर उसके खून से निकाला जाता है। ये जघन्य है, ये जानकारी पहले ही सबके सामने आनी चाहिए थी। गौरव पांधी के अनुसार ये जानकारी उनके सामने एक आरटीआई के माध्यम से आई, लेकिन ये बात शुरू तो हुई थी एक ट्वीट से। इसके चर्चे सियासत के गलियारों से लेकर मंत्रालयों तक में होने लगे। आखिर इस दावे का सच क्या है? क्या वाकई कोरोना वैक्सीन में नवजात बछड़े के खून से निकाला गया सीरम होता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे, जिसमें हमने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कोरोना वैक्सीन की तथाकथित शुद्धता का टेस्ट किया। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में पहले से ही हजारों भ्रम थे, जिन्हें दूर करना सरकार के लिए चैलेंज बना हुआ है। और आज वैक्सीन के वेज या नॉन वेज होने पर नया भ्रम पैदा हो गया, और इस भ्रम का स्रोत है ये आरटीआई। ये आरटीआई विकास पाटनी नामक व्यक्ति ने डाली थी, जिसमें सवालों के जवाब दिए हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इस आरटीआई के 12 में से एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि बछड़े के सीरम का उपयोग वीरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। आरटीआई में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। सबसे पहले कांग्रेस नेता गौरव पांधी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। Cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people. तो क्या वाकई कोवैक्सीन में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो अर्ध सत्य है। आरटीआई में दी गई जानकारी पर कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का बयान भी आया है, जिसने अपनी सफाई में कहा है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब कोवैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है, फाइनल वैक्सीन में नहीं। तो आम इंसान के मन में सवाल आता है कि वैक्सीन को तैयार करने की प्रक्रिया में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी
वैक्सीन शुद्ध कैसी हुई। इससे पहले कि वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब देते, बीजेपी के संबित पात्रा सामने आ गए। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा, तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। संबित पात्रा ने तो दावा कर दिया, लेकिन वो वैज्ञानिक तो है नहीं जो अच्छे से पूरी बात को समझा पाते। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद सामने आकर वैक्सीन निर्माण के दौरान बछड़े के सीरम के इस्तेमाल और महत्व को विस्तार से बताया। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरोसेल्स को तैयार करने और उसकी ग्रोथ में किया जाता है। वेरोसेल्स को विकसित करने के लिए अलग अलग तरह के गोवंश और पशुओं के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों तक पोलियो, रेबीज या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के उत्पादन में होता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वेरोसेल्स को डेवलप किए जाने के बाद कई बार पानी और केमिकल से धोया जाता है। इस प्रक्रिया को बफर कहते हैं, जिसमें वेरोसेल्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का कोई अंश मौजूद नहीं होता। सिर्फ यही वैक्सीन नहीं है, बहुत सी वैक्सीन है जिसको कल्चर करके हम ग्रो करते हैं। सिर्फ इसी समय क्यों इशू को उठाया गया है, शायद ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, इसको लेके कुछ लोगों को शुरू से ही कंट्रोवर्सी बनाने की आदत रही है कि ये इंडिया में इतना जल्दी वैक्सीन कैसे बना सकता है, और जो भी ग्लोबल मापदंड है उस पर खरा उतर जाए। तो शायद इसको लेके होगा, क्योंकि बाकी वैक्सीन पे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। इट इज सो सैड दैट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट that fetal calf serum is being used in the vaccine and the people are getting injected with fetal calf serum. This is completely obnoxious and I completely condemn this kind of a activity. तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैक्सीन की पवित्रता को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे भी दवा दवा होती है, कोई व्यंजन नहीं जिसके वेज या नॉन वेज होने पर सवाल उठाए जाएं। पहली बारी नहीं है कि भारत बायोटेक पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पिछली बारी एक राइवल वैक्सीन ग्रुप ने कोवैक्सीन को पानी समेत बताया और अभी भी इसके फेज 3 ट्रायल्स पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसका डेटा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। लेकिन भारत सरकार भारत बायोटेक को इस वक्त समर्थन दे रही है क्योंकि हालांकि जो बछड़े का सिरम जो यूज होता है वो एक प्रोसेस में यूज होता है सेल कल्चर करने के लिए। मिलन शर्मा, आज तक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के अंश होने के जिस दावे को कांग्रेस ने हवा दी उसमें कोई दम नहीं है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब वैक्सीन की पवित्रता पर सवाल उठे हैं। इससे पहले ऐसी ही अफवाह मुस्लिम देशों में फैली थी जब वैक्सीन के हलाल होने पर सवाल उठे थे। अब कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का दावा भी मिथ्या है, जिसका तथ्यों के सामने कोई औचित्य नहीं है। हमने कांग्रेस के दावे का सच से सामना करवाया। कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम है, ये मिथ्या है। सच ये है कि वैक्सीन में बछड़े के सीरम का कोई अंश नहीं है। कोवैक्सीन के लिए 20 दिन तक के नवजात बछड़ों को मारे जाने का जो आरोप लगा ये भी मिथ्या है। सच ये है कि सीरम के लिए किसी जानवर को मारा नहीं जाता। वैक्सीन के लिए बछड़े का खून इस्तेमाल होता है, ये अफवाह है। सच ये है कि सिर्फ वेरोसेल्स के विकास के लिए बछड़े से सीरम निकाला जाता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पहले ही इस प्रोसेस के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। सच ये है कि इसी तरह का प्रोसेस पोलियो, रेबीज, अन्य वैक्सीन में अपनाया जाता रहा है। कुल मिलाकर सच ये है कि कोवैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक तथ्यों से भी होती है, लेकिन इसको लेकर सियासत को बूस्टर डोज जरूर मिल गई। वैक्सीन पर सवालों से शुरू हुई बात कैसे सियासत में निजी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई, इसके हाइलाइट्स देखिए। मैं आपको बताती हूं, मैं पल्ला नहीं झाड़ रही हूं, मैं बिना पल्ला झाड़े आपको अपने दिल की एक बात बताती हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैक्सीन किसके से बन रहा है। वैक्सीन एक रक्षक है और उसको सबको जितनी जल्दी हो लगा लेना चाहिए। सरकार नहीं लगा पा रही, वो उनकी विफलता है, वो अगली चर्चा होगी। मैं चाहती हूं कि सबको वैक्सीन लग जाए, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पष्टीकरण चाहते थे। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, मामला खत्म हो गया, हम उस पर क्यों बहस कर रहे हैं। गौरव पांडी कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, वो पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं है। उन्होंने एक बात कही जो बहुत लोगों के मन में उस आरटीआई के बाद बात आई। सरकार को तो स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए था
जब वो आरटीआई आया, और मैं आपको बताऊं मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो गाय की पूजा किए बिना अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, उनको लगा भाई ये आरटीआई में खबर चलने लगी सोशल मीडिया पे आरटीआई में क्या आया है। तो आपको नहीं लगता कि जिस देश में गाय को पूजा जाता है, हो सकता है कि कोई भ्रमित बात फैलाई जा रही हो सोशल मीडिया पर, पहले से आरटीआई के माध्यम से उसको और तूल मिल गया हो, तो सरकार को तो पहले ही स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। अंजना जी, इतने बड़े विषय पे क्लैरिफिकेशन के लिए आप में सोशल मीडिया में डालने की आवश्यकता नहीं। एक फोन उठाती सोनिया जी और हर्षवर्धन जी से पूछ लेती, हर्षवर्धन जी प्लीज मुझे समझा दीजिए कि ये क्या है, ये सीरम क्या होता है, ये वेरोसेल्स क्या होता है, आपको क्या लगता है? हर्षवर्धन जी समझा नहीं देते, एक्सपर्ट समझा देते, 2 मिनट लगना था समझाने में, नहीं, ये जानना नहीं चाहते थे, ये कोई ऐसा विषय नहीं था कि ये समझना चाहते थे, ये एक भ्रम फैलाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं, नहीं, एक सेकंड अंजना जी शुरू से ही जब से कोवैक्सीन आया है, तब से आपने देखा होगा कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जिस प्रकार का बयान दिया कि ये तो गिनी पिग्स है, इंडियंस को गिनी पिग बना दिया है, हम तो छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन लगवाएंगे भी नहीं, हम तो पंजाब में कोवैक्सीन लेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं जब सेकेंड वेव हुआ तब तो इनको जबरन बोलना पड़ा कि चलो हमारा वैक्सीन कहां है, कोवैक्सीन में हम लगवा लेंगे। मगर जैसे ही सेकेंड वेव खत्म हुआ है, अभी होने के कगार पे है, फिर से शुरू हो गया है कि कोवैक्सीन कोई मत लगाओ। अंजना जी, मैं देशवासियों से अपील करूंगा, गांधी परिवार ने खुद वैक्सीनेशन नहीं लिया है, वो फॉरेन वैक्सीन लेंगे, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप अपने देश पर संपूर्ण विश्वास रखिए। कोवैक्सीन पर फैली अफवाह की हवा निकालने के बाद अब हम कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी उस खबर के बारे में आपको बताते हैं जिसकी डोज में गैप का अंतर बढ़ाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार कहती है कि डोज गैप बढ़ाने का फैसला नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI से सलाह मशवरा करके लिया गया, लेकिन अब सरकार के इस दावे पर सवाल उठे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि NTAGI के 14 से 3 सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। रॉयटर्स के अनुसार NTAGI के सदस्य डॉक्टर MD गुप्ते ने बताया है कि NTAGI ने वैक्सीन की 2 डोज के बीच का अंतर 8 से 12 हफ्ते करने की सलाह दी थी, लेकिन 12 से 16 हफ्ते का गैप सरकार अपनी मर्जी से लेकर आई। इतने गैप को लेकर अभी कोई डेटा नहीं है। यही बात NTAGI के सदस्य मैथ्यू वर्गीस ने भी दोहराई। उन्होंने भी कहा कि इस ग्रुप ने 8 से 12 हफ्ते की सीमा ही रिकमेंड की थी। कोविड वर्किंग ग्रुप के सदस्य JP मुलियल ने रॉयटर्स को बताया कि इस ग्रुप में वैक्सीन के डोज के बीच अंतर को बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श हुआ था, लेकिन ग्रुप ने इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की बात नहीं कही थी। यानी डोज गैप बढ़ाने को लेकर NTAGI के सभी सदस्य सहमत नहीं थे, क्योंकि 12 हफ्ते से ज्यादा गैप से जुड़ा कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है और रॉयटर्स की खबर का खंडन किया है। इस पूरे विवाद पर NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बयान जारी किया है। उसमें कहा गया है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाने का फैसला वैज्ञानिक आधार पर है और NTAGI की सलाह पर लिया गया है। दूसरे देश जैसे कनाडा और श्रीलंका भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप दे रहे हैं। कल किसी वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर ऐसी जानकारी मिलती है कि 2 डोज के बीच में अंतर कम करने से फायदा होता है तो गैप घटाया भी जा सकता है। यानी सरकार अब भी गैप बढ़ाने के फैसले का बचाव कर रही है। NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने इसको लेकर आज तक को क्या दलीलें दी, आपको सुनाते हैं। I would like to give you some evidences which indicates the scientific basis of this decision. One, that there are other countries which are using 12 to 16 week interval, including Canada, Sri Lanka in our neighborhood, to say a few examples. Second, that the country today has crossed 26 crore mark, I think, and almost 75% of us who have received the vaccine, a single dose has been given. Third, that there are studies from North India, South India, and other parts which have shown that those who are partially immunized with Covishield or fully immunized, that means 2 doses, the vaccine effectiveness remains very similar between the two. से खुदरा बिक्री मई में बुरी तरह से लुढ़क गई है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक सर्वे के बाद यह दावा किया है। खुदरा व्यापारियों का मानना है कि जून से बिक्री में गिरावट का असर कम हो जाएगा, लेकिन पिछले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को लाइसेंस फी समेत कुछ और रियायतें देनी चाहिए, जिससे व्यापारी अपना कामकाज जारी रख सके।
कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने रिटेल बिक्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका दावा किया है रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RAI ने। RAI ने रिटेल बिक्री में हुई गिरावट के आंकड़े जुटाने के लिए एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक मई 2021 में खुदरा बिक्री मई 2019 के मुकाबले 79% लुढ़क गई। बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट पश्चिमी और उत्तरी भारत में रही, जहां मई 2021 में 2 साल पहले की मई के मुकाबले खुदरा बिक्री में 83% की गिरावट आई। पूर्वी भारत में रिटेल बिक्री 75% और दक्षिण भारत में 73% घटी है। वहीं अप्रैल में रिटेल बिक्री अप्रैल 2019 के मुकाबले 49% घटी थी। रिटेल बिक्री में गिरावट की सबसे ज्यादा मार पड़ी है गैर जरूरी। नई नौकरी खोजने वालों के लिए कोरोना का समय कई नए बदलाव लेकर आया है। संक्रमण से बचने के लिए कंपनियों को अब ऑनलाइन भर्ती करना बेहद रास आ रहा है। इससे उनके पास दुनिया भर में मौजूद टैलेंट में से किसी को भी चुनने की आजादी है। ऐसे में वर्चुअल इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना और बेहतर साबित करना नौकरी खोजने वाले के लिए नई चुनौती बन गया है। अगर आप कोरोना काल में नौकरी खोज रहे हैं या फिर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको कड़े मुकाबले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये मुकाबला कोरोना के बाद बदलते जमाने की नौकरियों को तलाशने का तो होगा ही, साथ ही इन नौकरियों को पाने के लिए इंटरव्यू में होने वाले बदलाव का भी होगा। दरअसल अब कंपनियां वर्चुअल हायरिंग को तवज्जो दे रही हैं। ऐसे में उनके पास ज्यादा उम्मीदवारों में अपने काम के लोगों को चुनने का विकल्प मौजूद है। ये उम्मीदवार किसी भी लोकेशन पर हो सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत के चलते ये कहीं से भी काम कर सकते हैं। जाहिर है अब कर्मचारियों को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना होगा और कंपनियों की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना होगा। ऑनलाइन का ये दायरा कितना बड़ा है, इसकी असली तस्वीर का अंदाजा हुआ है मर्स एंड मेटल की हालिया रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक 81% कंपनियों ने कोविड के दौरान भर्तियों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का चुनाव किया है। इस तरीके से कंपनियों का भर्ती प्रक्रिया में न केवल कम समय लगा बल्कि खर्च भी कम हुआ। इसके जरिए उन्हें दुनिया भर से बेस्ट कैंडिडेट चुनने का मौका मिला। हालांकि इस सर्वे में खुशखबरी ये भी निकल कर आई है कि 2020 में नौकरियों में कटौती होने के बाद 2021 भर्तियों का साल रहेगा। इसके मुताबिक भर्तियों का लेवल प्री कोविड स्तर पर पहुंचने का पूरा भरोसा हायरिंग मैनेजर्स को है। सर्वे में शामिल 60% कंपनियों ने नए पदों पर भर्तियां करने की मंशा जताई है। सर्वे में शामिल 53% कंपनियां प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी रोल के लिए हायरिंग करेंगी। 39.42% कंपनियों ने ऑपरेशंस और 39% कंपनियों ने सेल्स रोल में हायरिंग करने की इच्छा जताई है। यानी नौकरियों के मौके भी भरपूर हैं और नौकरी खोजने के लिए खुद को साबित करने की चुनौती भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब देखना यही होगा कि कोरोना का कहर कितनी जल्दी खत्म होता है, जिससे कंपनियों के सामने अब कोई नई चुनौती ना आए और लोगों को भी रोजगार के लिए ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद अब आर्थिक मोर्चे पर भी ग्राहकों ने चीन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। एक सर्वे के अनुसार ऐसे 43% भारतीय हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में चीन में बना कोई भी सामान नहीं खरीदा है। लद्दाख के पास गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से बीते साल हुई झड़प में भारतीय सेना के जाबाजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। यही नहीं, तब से अब तक एक साल में आर्थिक मोर्चे पर भी लोगों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया है। एक सर्वे के मुताबिक ऐसे 43% भारतीय हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में चीन में बना कोई भी उत्पाद नहीं खरीदा है। कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक जिन लोगों ने चीन में बने उत्पादों की खरीद भी की, उनका कहना है कि साल में उन्होंने 1 से 2 बार ही ऐसा किया। लोकल सर्कल्स की ओर से बीते साल नवंबर में भी ऐसा ही एक सर्वे किया गया था।
जिसके मुताबिक उस समय 71% भारतीयों ने चीन में बने किसी सामान की खरीद नहीं की थी। सर्वेक्षण 1 से 10 जून के बीच किया गया और इसमें देश के 281 जिलों के 17,800 नागरिकों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि जनवरी-मई 2021 में चीन से होने वाले वार्षिक आयात में 42% की तेजी दर्ज की गई, जिसका कारण चीन से मेडिकल इक्विपमेंट और चिकित्सीय ऑक्सीजन उपकरणों के आयात हैं। दरअसल पिछले साल गलवान घाटी में चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच झड़प में कई जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी बढ़ गई थी। यही नहीं, इस बीच देश भर में चीनी वस्तुओं और सामानों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। लोगों के गुस्से के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के कई लोकप्रिय ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही देश में चीन में बने सामान का भी लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।